मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम। आज आपको ओबेसिटी के मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। जैसा मैंने बताया था, ओबेसिटी को नापने के दो तरीके हैं। बीएमआई के थ्रू नापते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। एशियन गाइडलाइन आपको बताया था कि 18 से जो है 23 तक हम लोग नॉर्मल मान रहे हैं, उसके बाद सब ओबेसिटी है। दूसरा वेस्ट हीप रेशियो, जैसा बताया था मैंने, वेस्ट हीप रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका ओबेसिटी है। तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फैट आपका डिस्ट्रीब्यूट किधर से हो रहा है। तो किसी में देखा गया कि फीमेल में जो होता है जनरली लोअर पोर्शन जो होते हैं ना, हिप के साइड में, वेस्ट और हिप अगर का रेशियो बढ़ता है उसको गायनक्वाइड ओबेसिटी भी बोलते हैं। यानी वेस्ट साइड में, यानी पियर नाशपाती की तरह हो जाता है। नाशपाती ऊपर में पतला होता है, नीचे चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह का जो ओबेसिटी होता है डेंजरस होता है। दूसरा जो टाइप है मेल में पाया जाता है, जिसको कि एंड्रॉयड ओबेसिटी भी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें ऊपर के पोर्शन में ओबेसिटी रहता है, उसको एप्पल शेप्ड बोलते हैं। एप्पल में जैसे देखा होगा आपने, ऊपर जो है चौड़ा रहता है, नीचे थोड़ा पतला रहता है। तो एंड्रॉयड ओबेसिटी थोड़ा सा फिर भी ठीक है। बाकी गायनक्वाइड ओबेसिटी, जैसे मैंने बोला था, वेस्ट का रेशियो की बात की थी मैंने कि फीमेल में 85, मेल में 90, अगर इससे ज्यादा है तो ओबेसिटी है। तो मैनेजमेंट के लिए जो है बहुत आपको आज समझना पड़ेगा। लोग क्या समझते हैं कि ओबेसिटी का मतलब सिर्फ एनर्जी से लेना देना है कि आप ज्यादा खा लीजिएगा तो मोटा हो जाइएगा, कम एक्सरसाइज करिएगा तो मोटा हो जाइएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं। तो जेनेटिक कैटेगरी में क्या होता है कि न्यूरो हार्मोनल मेटाबॉलिक कंट्रोल जिसे बोला, को अपने आप फॉल सिग्नलिंग, बहुत सारा चीज इंटरप्ले करता है इसके अंदर। आपका सिग्नलिंग गलत चला जाता है। एक तरह का जेनेटिक बीमारी है और ये जो है ना न्यूरो हार्मोनल मेटाबॉलिक कंट्रोल पर चलता है। तो मैक्सिमम जो ज्यादातर जो ओबेस पर्सन है वो इसी कैटेगरी में गिरते हैं। तो आपके पेट के अंदर भोजन है, पेट भरा हुआ है, फिर भी सटाइटी सेंटर को जा रहा है कि आपको पेट आपका भरा हुआ नहीं, आप और ज्यादा खाइए। तो जानबूझ के लोग ओवर ईटिंग करते हैं। आदमी के ऊपर दोष डाल देते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खाता है इसलिए मोटा हो गया है, या फलना करता है इसलिए मोटा होता है। दोस्तों, ये नहीं है। ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, उसके बस में नहीं है। ये जीन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो डाइटरी फैट खाते हैं वो जीन नक्की करता है कि ये जाके जलेगा कि डिपोजिट होगा, यानी डाइजेस्ट करेगा कि डिपोजिट होगा। हो सकता है कि जो नॉर्मल डाइटरी फैट वो खा रहा होगा और वो डाइजेस्ट होने के बजाय अगर डिपोजिट हो रहा है तो भी देखिएगा कि ओबेसिटी जो है बढ़ जाती है। केस है यही जेनेटिक केस में देखें कभी कभी कि मोरबंड ओबेसिटी, बहुत सारी कहानी आती, बहुत मोटा हो गया, चलने में दिक्कत हो रहा, 100-125 किलो का वजन हो गया। तो इस ओबेसिटी में जनरली हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन ही होता है, गैस्ट्रिक स्लीव मारते हैं, जो भी करते हैं। बहुत सारे आजकल ओबेसिटी सर्जन आ गए इस फील्ड में और नए नए इनोवेशन रोबोटिक कर करके लोग इसको सर्जरी कर रहे हैं। तो जेनेटिक वाला जो होता है ना, वो किसी हालत से कंट्रोल नहीं होता है और उन कंडीशनों में सर्जिकल ओबेसिटी के कंडीशन आ जाती है और सर्जरी ही करना पड़ता है। दूसरा जो इसमें देखा गया है कभी कभी कि हाइपोथायरिज्म, आप मान लीजिए अपना T3-4 कराइए, T3 कराइए, TSH कराइए, एपो जो बोलते हैं ना, T2 एंटीबॉडी वो कराइए, यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट, साथ में T2 एंटीबॉडी कराइए। अगर कंफर्म है कि TSH बढ़ा हुआ है, T3-T4 लो है, हाइपोथायरिज्म आपको डिटेक्ट हो गया, आप थायराइड की दवा खाइए, आपको ओबेसिटी में जरूर फायदा होगा। दूसरा जो इसमें होता है, ये जो हम लोग इंसुलिनोमा जिसको बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, बराबर ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हम लोग सीरम फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराइए अपना, होमा IR बोलकर बोलते हैं, परसेंटेज देखते हैं बीटा सेल कितना निकल रहा है, बीटा सेल सेंसिटिविटी कितनी है, होमा IR बोलते हैं, यानी फास्टिंग सीरम इंसुलिन लेवल कराइए।
अगर आपका इंसुलिन है और इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली दे कन्वर्ट इनटू दी फैट, और अल्टीमेटली वो फैट जो डाइटरी फैट है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है, अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू दी फैट। दूसरा इसमें होता है कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल लेवल देखते हैं जो एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है, अगर कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई है तो भी देखा गया है ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है। कुशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, एड्रिनल का कभी कभी ट्यूमर भी हो जाता है, एड्रिनल कभी कभी हाइपरप्लेसिया बिनाइन होता है, उसके सेल की संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण एड्रेनलिन का फंक्शन बढ़ जाता है। अगर आपको एड्रेनलिन का फंक्शन बढ़ा हुआ है तो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। इसमें भी बहुत सारे लोग ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं जिसमें यहाँ पर फैट बढ़ा रहता, हम्प रहता है, जो कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। वो जनरल ओबेसिटी नहीं है, एक ओबेसिटी मेडिकल कंडीशन है। इसके भी ट्रीटमेंट आजकल मेडलेक्टोमी भी होने लगा, बहुत ज़्यादा सर्जिकल की जरूरत पड़ती है, सर्जिकल भी करते हैं, बराबर विषय वस्तु होती है जांच की। तो एक भी एक कारण हो सकता है ओबेसिटी। मान लीजिए कि विटामिन B12 लेवल लो है, तो विटामिन B12 लेवल है, विटामिन D3 लेवल है, अगर यदि आपका लो है तो आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और या फैट आपका डिपोजिट होने लगेगा। जस्ट लाइक ए थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म में भी यही होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आप जो भी डाइटरी फैट खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अल्टीमेटली फैट जो है डाइजेस्ट नहीं होकर करके डिपोजिट होने लगता है। तो इसी तरह से आपका विटामिन B12 और D3 का भी है, ये मेटाबॉलिज्म आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा, BMR को स्लो कर देगा, नतीजा फैट का डिपोजिशन होगा। ये LFT कराना है, क्योंकि लीवर फंक्शन टेस्ट जैसे हमने बताया था आपको, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी आपको हो सकता है। फैटी लिवर अगर होगा तो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कराना जरूरी है। लीवर फंक्शन टेस्ट कभी कभी बहुत ज्यादा हाई जाता है, तो फैटी लिवर डिजीज को इसमें कंट्रोल करना पड़ता है, तो फैट जहां तहां डिपोजिट होने लगता है। दूसरा जो और इसमें आगे रिपोर्ट कराते हैं वो CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो एक तरह का इन्फ्लामेटरी मार्कर है। जो इन्फ्लामेटरी जो मार्कर होता है, इन्फ्लामेटरी सेल जो होते हैं ना, एक इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज करते हैं, जो भी आपके मेटाबॉलिज्म को जो है ना डिस्टर्ब कर देते हैं, इसको डिसबैलेंस बोलते हैं। इसमें भी आपको देखा गया है कि अगर आपको बहुत लंबे समय से CRP बढ़ा हुआ है, साइटोकाइन रिलीज हो रहा है, तो आपको पेन भी होगा। ये सब जो ओबेसिटी के अगर कारण है कि जो आपको अगर मिल गया बराबर ना, तो आप इसको ट्रीट कर सकते। आप ओवरवेट हैं, माइल्ड ओबेसिटी में हैं, और कभी कभी देखा गया है कि इसमें कैलोरी के भी कुछ कुछ रोल हैं। तो कैलोरी कुछ है नहीं दोस्तों, जैसे मैंने बोला ओबेसिटी में होता क्या है, हमने कितना एनर्जी खाया और कितना एनर्जी खर्च किया, इसका जो बैलेंस होता है ना, वही कैलोरी है, वही किलो कैलोरी आपका फैट है और ओबेसिटी है। तो आपने कितना खाया, कितना खर्च किया, इसका हिसाब रखना है कैलोरी में। तो कैलोरी में देखा गया कि 7000 किलो कैलोरी अगर नेट आपने खर्च कर दिया तो 1 किलोग्राम वजन घट जाएगा। अगर नेट किलो कैलोरी 7000 किलो कैलोरी आपने बढ़ा लिया तो 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा। यानी 7000 किलो कैलोरी नेट अगर आपका घटता है तो आपका वजन घटेगा, अगर बढ़ता है तो वजन बढ़ेगा। चेंज कितना होगा 7000 किलो कैलोरी में, तो 1 किलोग्राम का। कहने का मतलब हुआ, आपने अगर मान लीजिए जैसे हम नॉर्मल आदमी जो हमारा है, जैसे हम लोग ऑफिस वर्कर हैं, तो हमको 2000 किलो कैलोरी नेट खाना होता है। मान लीजिए आपने 4000 कैलोरी खाए और 2000 सामने आपने जला भी दिया, तो नेट बचा 2000। तो 2000 किलो कैलोरी हमारा जो है सही है। 2000 किलो कैलोरी अगर होगा तो हमारा कोई वेट चेंज नहीं होगा, न वेट ग्रोथ होगा, न वेट डाउन होगा। इसी तरह से अगर हार्ड वर्कर अगर आप हैं तो उसका नेट किलो कैलोरी है 2500, यानी एनर्जी लेने के बाद, एनर्जी खर्च करने के बाद आपने एनर्जी कितना लिया, एनर्जी कितना बाहर किया, उन दोनों का नेट बैलेंस अगर 2500 किलो कैलोरी हार्ड वर्कर अगर यदि हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि आपका ओबेसिटी होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने 2000 के बदले में 3000 किलो कैलोरी नेट किया, आपने मान लीजिए 5000 किलो कैलोरी खा लिया और सामने आपने 1000 किलो कैलोरी जलाया, या एक्सरसाइज करके, योगा करके, जो भी करके, तो नेट कितना बचा 4000। इसका मतलब है कि 2000 किलो कैलोरी के बराबर आपने एक्स्ट्रा खाना खाया। अगर ऐसा आपने 3 दिन कर दिया तो आपको 6000, और अगला दिन कर दिया तो 8000, तो आपका 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा। 4-5 दिनों में ही 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा। जिस दिन आपका 7000 किलो कैलोरी का बैलेंस बढ़ा पॉजिटिव की ओर, तो आपका वजन बढ़ेगा। जैसे आपका 7000 किलो कैलोरी घटाना शुरू कर दिए, निगेटिव बैलेंस गया,
तो आपका वजन घटने लगेगा। तो कैलोरी का ही बहुत अच्छा खासा रोल है जो अपने हाथों में जो कैलोरी का खेला है। इस मैंने 2 चार्ट इसमें आपको वीडियो में डाल रहा हूं मैं, चार्ट में देखिएगा, वीडियो के अंत में 2 चार्ट में डालूंगा। एक चार्ट है जो एनर्जी से रिलेटेड है कि आपके कितना खाने से कितना एनर्जी मिलता है, दूसरा चार्ट है कि आपको क्या करने से कितना कैलोरी जलता है। आप रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रस्सी जंप कर रहे हैं या जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके में कितना कैलोरी जलेगा वो चार्ट देख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल जो मेंटलिटी है जो मैं पेशेंटों में देखता हूँ, लोगों को मालूम नहीं होता है। जैसे कि आप एक समोसा खाते हैं तो एक समोसा में लगभग 250 किलो कैलोरी हो जाता है दोस्तों। तो अगर 2 समोसा आपने खा लिया और एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो 2 समोसा में 250 500 किलो कैलोरी आपने एनर्जी का ले लिया, और अगर एक कोल्ड ड्रिंक साथ में पी लिया तो आपका 830 किलो कैलोरी हो गया एक नाश्ता में खा लिया। इसी तरह से अब चाय है, 1 कप चाय पीने में 40 किलो कैलोरी होता है और 1 रोटी खाने में 100 किलो कैलोरी। तो अगर आपने मान लिया रोटी कम कर दिया लेकिन चाय को बढ़ा दिया, आपने पूरे दिन में 10 कप चाय पी गया, 400 किलो कैलोरी खा गया, नहीं 4 रोटी के बराबर का खाना खा गया। वैसे देखा गया पोटैटो चिप्स आजकल बहुत लोग देते हैं, अब बात भी करते हैं कि इसमें हवा ज्यादा है ना, चिप्स तो बहुत कम है, लेकिन वो भी उतना अगर 100 ग्राम चिप्स भी आपको भारी पड़ सकता है क्योंकि उसके अंदर 570 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। यानी बच्चा को अगर आप पूरे दिन में 3 चिप्स खिला दिए तो समझिए कि दूसरा कुछ खाना खिलाने की जरूरत ही नहीं है, बराबर ना। तो आपको लगता है तो चिप्स खाया, खाना तो खाया नहीं, यानी ओवर ईटिंग हो रहा है। छोटी जानकारियां जुटा कर करके, जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला जो भी तेल में छनता है, रसगुल्ला, हलवा, रसगुल्ला के अंदर एक छोटी सी रसगुल्ला के अंदर 50 से 60 किलो कैलोरी की एनर्जी आपको मिलती है। तो आप छोटी सब छोटे छोटे चीजों जिसकी जानकारी आपको नहीं है, आपको लगता है खाना कहाँ खाया है, तो चाय पिया मैंने, ये तो हलवा खाया मैंने, समोसा खाया मैंने, कोल्ड ड्रिंक पिया मैंने, दोस्तों उन सबों में बहुत ज्यादा एनर्जी है, बराबर ना। क्या कि शुगर और तेल में जो क्षमता है इन सबों के अंदर बहुत सारा किलो कैलोरी रहता है। तो इन सबों को आप ध्यान से बांचिए, मैं तो यही बोलूंगा कि ध्यान से देखिए इसको, चार्ट को। मैं अपने जो पेशेंट को समझाता हूं, मैं आपको भी समझाना चाहता हूं कि मैं क्या बोलता हूं पेशेंट को, 7 दिन तक आप सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक जो भी खाते हैं, चाय पिया, रसगुल्ला खाया, समोसा खाया, जो भी आप खाते हैं डेली का डेली, चूंकि आपका रूटीन डेली चेंज होता रहेगा थोड़ा बहुत, तो आप 7 दिन तक उसको आप लिखिए। 7 दिन को लिखने के बाद पर डे आप कैलोरी कैलकुलेट करिए, बराबर है। जितना आप कैलोरी हो रहा है उसको पूरा को जोड़िए और 7 से भाग दे दीजिए, आपका एवरेज आपको पता चल जाएगा मैं कितना कैलोरी ले रहा हूं। अब उसके सामने देखिए आपको कितना कैलोरी लेना चाहिए। आपको 2000 किलो कैलोरी के हिसाब से 7 दिन के अंदर 14000 किलो कैलोरी लेना चाहिए। नेट पे आपकी बात कर रहा हूं जलाने के बाद, तो आप देखिए उसमें कितना ज्यादा आप कैलोरी ले रहे हैं। उस कैलोरी को अब आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना, अगर मान लीजिए कि 14000 के सामने आपको 20000 निकला, बराबर, तो 20000 निकला तो 6000 किलो कैलोरी आप पूरे सप्ताह में ज्यादा खा लिए, यानी 1 किलोग्राम वजन आपका घटते बढ़ने वाला है अभी। तो 6000 किलो कैलोरी में आप 60% जो है आप डाइट से कंट्रोल करेंगे और 40% आप एक्सरसाइज से कंट्रोल करेंगे। यानी 6000 का 60% यानी 3600 जो आपका है वो डाइट से कंट्रोल होगा, बाकी का जो रहेगा वो आपका एक्सरसाइज से करेंगे। तो डाइट में दूसरे सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने ओबेसिटी को घटाने के लिए, कैलोरी जलाने के लिए और कैलोरी कम करने की बात जब करते हैं तो साथ में आप जरूर देखें कि आपका पानी की मात्रा का बैलेंस सही रहे, आपके अंदर ट्रेस एलिमेंट का मात्रा सही रहे, आपके विटामिन की मात्रा सही रहे। कभी कभी क्या होता है, हम कैलोरी इतना घटा देते हैं कि मान लो विटामिन B12 कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, ट्रेस एलिमेंट में कॉपर कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, या पानी की मात्रा कम हो गई, कंस्टिपेशन रहने लगा। आपको बैलेंस डाइट आपको रखना पड़ेगा। आपका एनर्जी को भी कंट्रोल करिए, तो उसमें सब बैलेंस रखिए कि हमको विटामिन B12 मिल रहा है कि नहीं, D3 मिल रहा है कि नहीं, कैल्शियम मिल रहा है कि नहीं, मैग्नीशियम मिल रहा है कि नहीं, आयोडीन मिल रहा है कि नहीं, आयरन मिल रहा है कि नहीं। उन सब चीजों का भी, पानी का भी मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 3 सबों को ध्यान रख करके ही अपने डाइट को कंट्रोल करिए। जनरली आप 1500 किलो कैलोरी अगर पर डे अगर आप नेट कैलोरी अगर आप रखते हैं, एनर्जी आप मान लीजिए सपोर्ट डेट आपने 4000 किलो कैलोरी आपने लिया
और सामने 2500 कैलोरी आपने जला दिया, एनर्जी खर्च कर दिया, तो नेट कैलोरी 1500 कैलोरी होगा। अगर 1500 कैलोरी अगर आप कर रहे हैं तो आपका एनर्जी वेट जरूर घटना शुरू होगा। 7000 किलो कैलोरी जिस दिन आप घटा लेंगे उस दिन आप 1 किलोग्राम वजन आपका घट जाएगा। अगर कैलोरी से अगर जेनेटिक कोई कंस्टिट्यूशन आपका गड़बड़ नहीं है तो, या कोई बीमारी नहीं है तो, जैसे मैंने बताया था आपको, थायराइड भी हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम भी हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, पर विटामिन B12 कम हो सकता है, D3 कम हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। ये सब चीज अगर है आपको या कुशिंग सिंड्रोम है तो इन सबों को तो ट्रीट करना पड़ेगा। साथ साथ में कैलोरी को मैनेज करिए, बराबर ना, आपका ओबेसिटी कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों बात है कि ओबेसिटी हमको कंट्रोल ही क्यों करना है। तो ओबेसिटी में जैसे बताया था सब बीमारियों में राहत होता है। देखा ऐसा गया है कि अगर आप 10 किलोग्राम वजन अगर आप अपना घटा लेते हैं तो देखा गया कि सिस्टोलिक जो बीपी प्रेशर है ना, वो 10 mg सिस्टोलिक कम हो जाता है और 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लगभग शुगर भी कम हो जाता है। LDL आपका 20 to 30% जो है डाउन हो जाता है। HDL 20-30% बढ़ जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांस कम हो जाते हैं, कैंसर के 30% चांस कम हो जाते हैं। तीन सबों को करके ओबेसिटी को कंट्रोल कर करके, क्योंकि ओबेसिटी एक प्रकार से बीमारी है दोस्तों, बराबर ना, ये बीमारी ही है, बराबर ना। इसको आप एकदम सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल है, इसलिए पता नहीं लोगों को चल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को ध्यान दें और अपने ओबेसिटी को कंट्रोल करें, बराबर ना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए